तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एफएमसीजी ईटीएफ के बारे में। और यहां पे जो भी डिस्कशन करेंगे हम लोग इंडेक्स के चार्ट पे करेंगे। ईटीएफ का चार्ट आप खुद भी खोल सकते हो, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि एफएमसीजी निफ्टी से भी ज्यादा सेफ क्यों है। क्योंकि इसमें सेफ्टी जो है, अगर आप देखोगे सेफ्टी कैसे पता चलती है, क्रैश में कौन कितना गिरता है। तो ये सारी कुछ मैंने मार्किंग कर ली है निफ्टी 50 से, क्योंकि निफ्टी 50 लार्ज कैप कैटेगरी में आता है, डाइवर्सिफाइड है। बट एफएमसीजी क्या है, ये एक सेक्टरल ईटीएफ है। बट सेक्टरल ईटीएफ होते हुए भी ना इसके चार्ट देखोगे तो आपको सेम वैसा ही दिखेगा, इवन आपको ज़्यादा स्ट्रेट लाइन दिखेगी। अगर मैं लाइन चार्ट कर दूं तो ये लाइन चार्ट आप देखोगे तो ये लाइन आपको ज़्यादा स्ट्रेट दिखेगी निफ्टी से। निफ्टी में देखो, इसको लाइन चार्ट कर देते हैं, इसमें डिप्स जो हैं ऐसे ज़्यादा दिखेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डेटा सब कुछ मेरे पास है, अभी लॉन्ग टर्म का डेटा है, यानी कि 1996 से हम लोग बैक टेस्ट करने वाले हैं। देखो ये पीरियड है गिरावट का, और इस पीरियड में जितना लर्निंग हो सके ना, जितना बैक टेस्टिंग हो सके, वो चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे टाइम पे देखो प्रिपरेशन चलता है, बाकी मार्केट अपना काम करता रहेगा। उसको गिरना है तो वो गिरेगा, और बढ़ना है तो बढ़ेगा ही। क्योंकि मार्केट हम लोगों के एक आदमी के एनालिसिस पे काम नहीं करता, वो एक सेंटिमेंट लेकर चलता है ओवरऑल पूरे देश की, या उसमें जो लोग भी पार्टिसिपेंट है, यानी कि एफआईआई भी पार्टिसिपेंट है, तो उनका सेंटिमेंट क्या है। तो सेंटिमेंट के लिए मैंने यहाँ पे पी रेशियो भी लगा रखा है एफएमसीजी का। तो काफ़ी होलिस्टिक एनालिसिस होने वाली है। आप मेक श्योर करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ऑसम वीडियो आपको ईटीएफ से मिलेंगे इसी चैनल पे। इसके साथ साथ ग्रो विद निफ्टी चैनल भी है, जो कि आप यहाँ पे आइकन देख पाओगे। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो दोनों चैनल के तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, बट न्यू व्यूअर्स के लिए मैं बता दूँ, दोनों चैनल मेरा ही है। एक बैकअप चैनल है ईटीएफ पल्स, और इसको भी मैं साथ साथ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस चैनल पे मैं बता रखा हूँ जो ग्रो विद निफ्टी चैनल है, यहाँ पे एक स्ट्राइक ऑलरेडी एक्टिव है। यानी कि यहाँ से नेक्स्ट स्ट्राइक का मतलब है कि चैनल का काम तमाम हो जाएगा, और फिर आपको कोई अपडेट नहीं मिल पाएगी। तो मेक श्योर करना आप ईटीएफ पल्स चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखो, सो दैट मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर सकूँगा। कोई ट्रेडिंग टिप्स और एडवाइस नहीं दिया जाता है यहाँ पे। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग सेफ्टी वाला चीज़ पकड़ के रखे हैं, यानी कि ईटीएफ, और ये इसका फ़ायदा आपको दिख रहा होगा। प्लस इस ईटीएफ में भी हम लोग फर्दर फिल्टर आउट करते हैं कि कौन से बेस्ट ईटीएफ हैं जो आपको कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए। क्योंकि सारे ईटीएफ, अब ईटीएफ का मतलब तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप सारे ईटीएफ लेके बैठ जाओगे, नहीं। उसमें भी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ईटीएफ हैं, और सेक्टरल ईटीएफ कुछ कुछ हैं जो कि काफ़ी अच्छे खासे, जैसे एफएमसीजी की हम बात करेंगे। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का 1996 से देखोगे तो अभी 2025 आ गया, और यहाँ तक इसकी लाइन जो है ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। कोई एक स्टॉक है नहीं ये, तो थोड़ा सा सेफ्टी यहाँ पे और आ जाता है। और कंजप्शन का है, बेसिक इसका क्या है कि जो डे टू डे बेसिस पे आप कंज्यूम कर रहे हो फूड वाले आइटम, वो एफएमसीजी में आते हैं। रिसेंट गिरावट आप देखोगे तो एफएमसीजी में काफ़ी इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है। इतनी गिरावट होती नहीं है, अगर मैं आपको सारा डेटा दिखाऊं तो ये इतनी गिरावट होती है। जो करंट गिरावट अभी पहुंच चुकी है 22% के आसपास, और एक वीडियो मैंने दिखाया था कि 22% रेयरली कभी कभी होता है। तो रेयरली वाला मैंने मार्क कर लिया है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इसको मैं कंपेयर करूंगा निफ्टी के साथ। देखो एफएमसीजी में एक्चुअली में हुआ क्या कि बजट के बाद आप ध्यान दोगे तो बजट के बाद सबने वीडियो बना दिया कि यहाँ पे एफएमसीजी जो है आगे लीड करने वाला है, बहुत फायदा मिलने वाला है। तो मैं इसको आपको डेली चार्ट करके दिखाता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। बजट आपको पता है 1 फरवरी के दिन आया था, और देखो ये बजट आने से पहले ही ना सबको थोड़ा सा अंदेशा हो जाता है। उसके बाद 3 कैंडल देखो आप लगातार, और लास्ट वाली कैंडल देखोगे ये 1 तारीख की कैंडल है, 1 फरवरी की। और इस 1 फरवरी को हुआ क्या है, ये 4-5% अप था, ईटीएफ 4-5% अप था, यानी कि इंडेक्स। तो न्यूज बेसिस अप कब आपको पता चला होगा कि न्यूज पे क्यों काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो फिर खरीदा होगा, यहाँ से फर्दर आप देखोगे तो ऑलरेडी किसी ने बड़े अमाउंट लगा दिए होंगे, क्योंकि सब न्यूज पे बेसिस पे जाकर सोचे होंगे कि बजट तो अब टैक्स कम कर दिया, यहाँ से कंजप्शन बढ़ने वाली है। एंड हुआ क्या, 12% सीधा वहां से नीचे आया, कंटिन्यूअस नीचे। लास्ट के एक दिन देखोगे तो एक ब्लू कैंडल दिखेगी, अगले ही दिन से सेलिंग शुरू। तो ये न्यूज का ट्रैप है। मैं आपको न्यूज से हमेशा इसीलिए बचा के रखता हूँ कि न्यूज बहुत ज़्यादा नहीं देखने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बाकी ये न्यूज जो है ना आती जाती रहेंगी। अब उसके बाद अगर आप न्यूज पे देखोगे तो क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया कि टैक्स कट करने के बाद भी कंजप्शन घट गया। अरे कंजप्शन तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि कंजप्शन का ट्रेंड ही अभी घट रहा है। पिछले 1 साल से देखोगे तो कंजप्शन घट रहा है। भले मार्केट अच्छा कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एग्जॉस्ट होना था। ठीक है, एफआईआई को जब ऊपर बेचना होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर करके बेचते हैं। ये मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऑफलोड करते हैं,
फिर ऊपर जाता है, फिर कुछ क्वांटिटी ऑफलोड करते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी उनके पास रहती है कि वो एक बार में ऑफलोड नहीं कर पाएंगे, और एक बार में अगर करेंगे ना तो सीधे सर्किट लगते जाएंगे। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए धीरे धीरे क्वांटिटी को ऑफलोड किया जाता है उनकी तरफ से। तो आई होप कि आप न्यूज़ वाला ये सारा ट्रैप का किस्सा समझ गए होंगे, जो कि मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए डिस्कस करता नहीं यहाँ पे। तो न्यूज़ का मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल ये दिखा दिया, इसको याद रखना ताकि आगे भी आपको काम आता रहे। न्यूज़ के पीछे मत भागो, जस्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस देखो। काफ़ी दिन तक ये होल्ड किया हुआ था, बट यहाँ से फाइनली ये ब्रेक डाउन हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन अगर इसको लॉन्ग टर्म चार्ट में देखोगे तो देखते हैं, ये तो एफएमसीजी तो अब कंटिन्यूअस नीचे की तरफ चले जा रहा है, और एक सपोर्ट जो है था ये वाला ऑलमोस्ट अब लग रहा है कि टूट गया है, या इसी सपोर्ट के आसपास ही है, क्योंकि ये एग्जैक्टली अगर देखोगे तो ये पूरा एक ही सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो इस बड़े सपोर्ट को मैं मार्क कर देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक जो मार्केट अगर निफ्टी देखें तो निफ्टी एक ऊपर अगर रिट्रेस करता है, जैसे कि रिट्रेस क्या होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ इस तरफ से आ रहा हो डाउन ट्रेंड बनाते हुए, लोअर लो लोअर हाई, तो एक रिट्रेसमेंट दिखती है जो कि इस तरह से ऊपर हमें दिखेगी। वो रिट्रेसमेंट या तो ट्रेंड लाइन से नीचे होके आएगी या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगी अगर रिवर्सल होना शुरू हुआ तो। ठीक है, तो ये इसीलिए ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस होता है पकड़ने के लिए कि कब रिवर्सल हो रहा है। तो ये प्राइस एक्शन का पैटर्न है। मार्केट इस तरह से अपना अप ट्रेंड में चलता है, देन कभी ना कभी वो फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा एंड फिर वापस ट्रेंड चेंज करेगा। तो आप इसको ऐसे ही देख पाओगे जहां पे ब्रेकआउट होगा किसी ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो अभी वैसे देखें तो एक जस्ट सिंपल हमें ये लाइन दिख रही है। तो देखते हैं रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, या इस रिट्रेसमेंट की जो हिट करेगा यहाँ टारगेट, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आता है। बट एफएमसीजी में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होती, मैंने आपको दिखा दिया। बड़े बड़े गिरावट अभी दिखाने वाला हूं मैं आपको। तो ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बजट के बाद भी, बजट में इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हो गई, उसके बाद भी एफएमसीजी कंटिन्यूअस 3 वीक से ये और गिरता चला गया, यानी कि 12% मैंने आपको दिखाया और 12% चला गया। इसके लिए हम लोग स्क्रीनर पे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, यानी पीई रेशियो देखते हैं। और पीई रेशियो सबसे पहले हम लोग 1 साल से देखना शुरू करते हैं कि 1 साल में इसकी पीई कहाँ पे पहुंची है। 1 साल की पीई यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म की पीई मानी जाती है, और उससे पहले ये काफी नीचे आ चुका था। देखो 41.4 तक पहुंचा है, फिर यहीं से एक बड़ी तेजी मिली थी, इसके प्राइस अर्निंग बढ़ा था, अगेन ये घटता घटता धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और अभी कहाँ पे 45 में। तो 1 साल में तो ये मीडियन एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी जो कि 1 साल का बता रहा है 45 है, लेकिन हमें 1 साल का नहीं समझना है, हमें यहाँ पे समझना है एटलीस्ट 5 ईयर से। तो 5 ईयर्स के पी जो मीडियन है, तो यहाँ पे ये चीज समझनी है कि 5 ईयर्स में जो डॉटेड लाइन आप फोकस करो, या यहाँ पे आप फोकस करो कि मीडियन पी 42 है, ये एवरेज है। एवरेज पी निफ्टी एफएमसीजी का कितना रहता है? 42 पे रहता है। इसके ऊपर ये हाई वैल्यू में रहता है और नीचे इसके लो वैल्यू जोन में रहता है। ठीक है, कोरोना में देखोगे तो मार्च 2020 में ये पहुंच चुका था, काफी नीचे आ गया था 28, और वहां पे देखो सीधा इसने वी शेप रिकवरी दिखाई, क्योंकि इतना अंडर वैल्यूड हो गया था। बीच बीच में अंडर वैल्यूड हुआ है तो जंप एक आया है, लेकिन अभी कहां पे? अभी ये 42.8 है जो कि डॉटेड लाइन के ऊपर है, अभी तो नीचे आया ही नहीं, अभी भी हाई वैल्यूएशन जोन में है। 5 ईयर्स का मैं बता रहा हूं। 10 ईयर्स में देखोगे तो 10 ईयर्स में भी क्लियरली अभी आपको डॉटेड लाइन से ऊपर देखने को मिलेगा जो कि 41.7 है, और इस डॉटेड लाइन के नीचे मैक्सिमम टाइम आता है, ऊपर जाने के बाद ही इसमें सेलिंग आ जाती है। आप नोटिस करो, ऊपर गया था सेलिंग आई, फिर कुछ दिन तक ये नीचे रहा है, फिर ऊपर गया सेलिंग आई है, अगेन ऊपर जाता है सेलिंग आती है। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ऊपर है सेलिंग आ रही है और अभी भी डॉटेड लाइन के ऊपर ही है। जब तक नीचे नहीं आया था ना, ये अंडर वैल्यूड जोन में गया ही नहीं है, मान के चलो। तो अभी एफएमसीजी को आप पी प्राइस अर्निंग रेशियो से मान के चलो, ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो है इसका अभी भी थोड़ा हाई वैल्यूएशन जोन में है। प्लस कंजप्शन का डेटा अगर आप सर्च करोगे तो कंजप्शन का डेटा दिखाएगा कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड में, अभी भी कंजप्शन उतने बढ़े नहीं हैं जितने की बढ़ने चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियों का अर्निंग रिपोर्ट वो बता देंगे कि कंजप्शन का ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है, यानी ओवरऑल कंजप्शन देखें फूड आइटम्स में। तो ये बेसिक कुछ फंडामेंटल्स थे जो एफएमसीजी को अभी यहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये मूविंग एवरेज टच हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। और जो नेक्स्ट सपोर्ट है काफी क्लोज है मूविंग एवरेज के, तो 2 सपोर्ट एक अच्छे मिल सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से एक बाउंस बैक भी मिलने के चांसेज हैं। देखो चार्ट कितना प्यारा दिख रहा है, कितना मस्त आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। छोटे छोटे जो डिप्स हैं वो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, और ऐसे डिप्स में हमेशा आपको फायदा ही देखने को मिलता है। कहीं भी आप इससे पहले देख लो, एफएमसीजी काफी अच्छा खासा परफॉर्म करता है। तो परफॉर्मेंस इसकी एक बार निफ्टी के साथ देख लेते हैं, क्योंकि जब तक किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आता है। तो
तो शुरुआत में देखते हैं, क्योंकि ये बड़ी अच्छी खासी तेजी मुझे देखने को मिली थी। देखो वीकेंड पे मैं थोड़ा बहुत चार्ट को देखते रहता हूँ और जो भी चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग दिखती है मैं वो आपको जरूर दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो एक पीरियड मुझे दिख रहा है, ये टाइम है 1996 का और 1999 ऑलमोस्ट 1999 डॉट कॉम बबल जो बोलते हैं बर्स्ट हुआ था, यानी कि डॉट कॉम जैसे अभी एआई का चल रहा है उस टाइम पे इंटरनेट आना शुरू हुआ था 1999 के आसपास। एंड वहां पे डॉट कॉम इसलिए बोलते हैं डॉट कॉम बबल, इंटरनेट का इतना ज़्यादा हाइप बन गया कि वो फाइनली लास्ट में क्रैश हो गया। तो इस टाइम पे देखो उससे जस्ट पहले 1996 से 1999 3 सालों में एफएमसीजी ने 300% के रिटर्न दिए। इधर कर देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दो 300% के रिटर्न, यानी कि 4 गुना कैपिटल 3 सालों में हुए। एक सेक्टर आपको 3 साल में 4 गुना कैपिटल कर रहा है। तो निफ्टी की एक बार ध्यान देते हैं कि निफ्टी इसमें क्या किया है। तो देखो निफ्टी को भी वापस कैंडल चार्ट कर लेता हूं मैं, एंड 1996 से ही मैं बॉटम से दिखा रहा हूं आपको। ये 1999 तक जाते जाते नीचे आप डेट देख लेना, 1999 का हाई लगाया है 116%, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी कि एफएमसीजी ने बहुत बुरी तरह से बीट किया निफ्टी को। ठीक है, 116% ही है यहाँ पे निफ्टी में। तो सेक्टरल ईटीएफ का फायदा कभी कभी हो जाता है, बट उसके बाद एक बड़ा क्रैश आता है जो कि बबल डॉट कॉम बबल बर्स्ट बोलते हैं इसी टाइम पे। तो इस क्रैश का मैंने निफ्टी का यहाँ से देखो ये हाई है, इसी हाई से मैंने लिया है और निफ्टी 50% क्रैश हो चुका है इस टाइम पे 1999 से 2000 के बीच में। तो एफएमसीजी कितना क्रैश हुआ है चलो ये भी मैं आपको चेक कर देता हूँ इसी हाई से एंड इसके बॉटम तक। तो एफएमसीजी भी आपको जस्ट इन लाइन दिखने को मिलेगा, यानी 48% और 50%, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट इसके बाद डिफरेंस आपको दिखेगा 2008 के क्रैश में 64% निफ्टी क्रैश हो चुका है। ये निफ्टी का चार्ट है, आप ध्यान देना लेफ्ट साइड में। एफएमसीजी का देख लेते हैं कि एफएमसीजी इस टाइम पे कितना क्रैश हुआ। देखो एफएमसीजी अगर आप चार्ट देखोगे तो 2008 का क्रैश ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निफ्टी में तो ये साफ साफ दिख रहा है, इतना बड़ा, अगर मैं कितना भी जूम आउट कर दूं तो ये साफ साफ आपको इतना बड़ा क्रैश दिखेगा। बट एफएमसीजी में अगर ऐसे जूम चार्ट करके रख दो तो ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे 2008 का टाइम दिख रहा है, आप यहाँ ये फोकस करना और आपको देखने को मिलेगा क्या कि यहाँ से एकदम मैं इसके टॉप से चेक करता हूँ और बॉटम तक 34% और कहाँ पे 64%। सी द डिफरेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि एफएमसीजी ऐसा सेक्टर है ना, कंजप्शन वाला सेक्टर, डे टू डे बेसिस पे यूज करने वाले प्रोडक्ट्स जो इनकी कंपनियां बनाती हैं वही है ये इनकी डिमांड जो है ना बहुत रेयरली कम होती है, बट ये धीरे धीरे ग्रोथ होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे सेफ लगता है। ऐसे बड़े क्रैश में भी देखोगे 34%, और इससे बड़ा क्रैश फिर कब आया था? इसके जैसा ही क्रैश, बड़ा नहीं, इसके जैसा ही क्रैश हमें दिखा था कोरोना में। देखो कोरोना वाला भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे आपको जस्ट ऐसे साइडवेज मार्केट दिखेगा। बट निफ्टी में देखोगे 2020 का क्रैश तो ये झरने की तरह नीचे दिखेगा, जैसे लग रहा हो पहाड़ से झरना कोई गिरा हो, 40%। तो चलो आ जाओ एक बार इसके में भी ढूंढते हैं कहाँ पे है, क्योंकि इसमें ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है। देखो यहाँ पे 2020 का क्रैश है, तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ और ये है 30%। निफ्टी अगेन 40%। क्योंकि डेटा अगर देखें तो निफ्टी एफएमसीजी या तो निफ्टी जैसा ही क्रैश करता है, या जैसा कि आप देख पाओगे डॉट कॉम बबल के आसपास 48% क्रैश किया था, जहां पे निफ्टी 50% किया था, या उससे कम करता है। उससे कम कैसे? यहाँ पे सीधा आधा हो गया 34%, और सिंपल यहाँ पे 64%, जो निफ्टी में आपने देखा 64% 2008 के आसपास। 2020 में 40% हुआ था, यहाँ भी एफएमसीजी 30% ही क्रैश हुई, यहाँ भी 10% कम हो रहा है। जो साइकोलॉजी है वो आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगी ऐसे, जब आपका पोर्टफोलियो इतने बड़े क्रैश में 10% ही कम गिरे तो भी बहुत बड़ा आप विनर हो। ठीक है, एफएमसीजी का गिरावट जो है मेरे ख्याल से अभी पीई रेशियो जो है वो ओवर वैल्यूड जोन में साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, जिसके चलते अभी भी एफएमसीजी में गिरावट बड़ी दिख रही है। तो पीई रेशियो एक बार निफ्टी 50 का भी देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि निफ्टी 50 अगर आप देखोगे तो ये हार्डली 13% के आसपास गिरा है, जो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया। और निफ्टी एफएमसीजी कितना जा चुका? 21%। अब देखो ये 13% निफ्टी 50 गिरा है, तो इसका पीई रेशियो क्या बोलता है, यानी कि ये ठीक ठाक है या अंडर वैल्यूड है? तो इसको पहले 10 ईयर्स में देखते हैं। देखो 10 ईयर्स में ये ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, इसलिए ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। देखो इंडेक्स का मीडियन पीई कितना है? 23, और इंडेक्स पीई कहाँ पहुंच चुका है? 20.4 दिख रहा है आपको, जब मैं कर्सर रख रहा हूँ तो 20.4 ये इंडेक्स पीई दिख रहा है, और मीडियन पीई 23 है। तो ये ऑलरेडी ये डॉटेड लाइन से नीचे अंडर वैल्यूड जोन में है। तो निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा इसीलिए गिरावट नहीं आ रही है, यानी कि पीई के हिसाब से ऑलरेडी निफ्टी ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 5 ईयर्स में देख लो, 5 ईयर्स में भी आपको ये डॉटेड लाइन से नीचे ही देखने को मिल रहा है।
अब थोड़ा डिफरेंस समझ में आया। बाकी मार्केट की गिरावट जो है वो और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे रुपी का डेप्रिसिएशन, FII की सेलिंग और भी बाकी चीज़ें हैं, ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं जो परेशान कर रही हैं। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से FMCG जो कि गिरावट कंटिन्यूस जारी रखा है अपना, वो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से अभी जो उसका PE रेशियो हो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है कंजप्शन का ट्रेंड देखे तो। ठीक है, तो आई होप कि ये एनालिसिस जो है आपको होलिस्टिक एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और तो आप इस तरह से बाकी इंडेक्स को भी एनालाइज कर पाओगे। बाकी अगर नहीं कर पाओगे तो हम लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसे लर्निंग वाली वीडियो सीरीज जरूर लाते रहेंगे। तो मेक श्योर करना आप चैनल को सब्सक्राइब रखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।